आज मैं कोशिश ये करूँगा कि 2-3 आपको ना बहुत सिंपल एग्जांपल्स से ये सारे स्टेप्स समझाऊँ। और मुझे एक बुरी हैबिट है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा लेके आता हूँ, तो मैं थोड़ी सी अपने बारे में बात करूँगा। एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, बड़ी मज़े की एग्जांपल है वैसे ये है कि जी एक चेंज ये है कि जी मुझे अपना वज़न 104 किलो से 74 किलो पे लेके आना है। कितना फ़र्क है ये? अंदाज़न ऐसे ही मेंटल मैथमेटिक्स सेठ साहब बता सकते हैं जी। 30 किलोग्राम्स, इट्स अ बिग चेंज। आपको लगता है ऐसी हो जाती है? अगर 30 किलोग्राम बंदे ने अपने वजन से गिराना हो, इज इट एन ईजी जॉब? इट्स अ हेल लॉट ऑफ अ चेंज। ऐसा ही है ना? किस किस चीज़ में चेंज करना पड़ता है आपको? ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स। मेरे ख्याल में दुनिया की हर टाइप की चीज़ आपको बदलनी पड़ती है। लाहौर में बहुत मुश्किल काम है वैसे ये, बिकॉज यहाँ के खाने वाकई मज़े के हैं। सो एक चेंज है जिसको मैं इस सारे 7 स्टेप्स आपके पास, उसमें हर स्टेप में एग्जांपल करूँगा। दैट अ पर्सन हैज़ टू रिड्यूस अ वेट, हिज और हर वेट फ्रॉम 104 kg टू अराउंड 74 kgs। एक टाइप की दूसरी चेंज अब कंपनी में आ जाते हैं कि एक कंपनी है, उसके अंदर हर फैसला ही हाजी साहब करते हैं, यानी एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड। इस दौर में सेंट्रलाइजेशन जनरली किसी जगह पे शायद चल सकती है, लेकिन अगर आपने ये 50 बंदे भी कंपनी में रखे हुए हैं तो एटलीस्ट उन 50 बंदों को कुछ एम्पावरमेंट आपको देनी पड़ती है। एग्जाम्पल इसकी है, लेट्स से छोटी सी, मैं बहुत एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, लेकिन किराने की दुकान है, ठीक है, सख्त गर्मी है, एक बच्चा घर जूस खरीद के लेके जाता है, 30 रुपए का जूस है, वो घर लेके जाता है और वापस आके खोल के बताता है कि ये खोला था मैंने, कालक लगी हुई है इस पर। उस वक्त दुकान का एक छोटा लड़का छोटा बैठा हुआ है, वो उसे कहता है कि जी मुझे नहीं पता, वो मेरे जो जिसकी ये दुकान है ना किराने की, वो तो आएगा अब मगरिब के बाद। विल यू लिसन टू हिम? दीज डेज 30 रुपीज इज अ बिग थिंग। वो भी बच्चा है, वो घर के लिए एक चीज़ लेके गया है जो कि ख़राब निकली है, जेन्युइन दिखा रहा है कि इस पर कालक है, ये एक्सपायर्ड है। और आप सब, हमें पता भी है, आपको एक जर्नल, मैंने ऐसी एक छोटी सी चीज़ ली है, बहस करना चाहें तो किसी पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो जिस भी कंपनी का जूस है, वो नेस्ले है या यहाँ पे फौजी फ्रूट्स वालों का जूस है, अब ये ट्रेंड आ चुका हुआ है कि वो रिप्लेस करते हैं। अगर उनका माल ख़राब निकला है तो वो बदल देंगे उससे। लेकिन उस बच्चे के पास इस वक्त एम्पावरमेंट नहीं है, क्योंकि हाजी साहब ने उसे एम्पावर नहीं किया हुआ कि जी तुम एक छोटी सी डिसीजन इस वक्त की, जो कस्टमर के लिए इस वक्त द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो नहीं कर सकते तुम। होगा क्या वहाँ पे? दोनों में बहस शुरू हो जाएगी, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, दोनों का टाइम गुजरता जाएगा। सो द सेकेंड, एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ऐसी आपकी पहचान के लिए लिख रहा हूँ, एक चेंज है कि आपने वेट को रिड्यूस करना है, एक चेंज है कि आपने कल्चर को सेंट्रलाइजेशन ख़त्म करनी है, डिसीजन मतलब एम्पावर कल्चर को बेहतर करना है। आप आसान ज़ुबान में समझ लें, लेकिन मैं क्यों सिर्फ उस कल्चर का एक एलिमेंट इस वक्त उठा रहा हूँ, मैं अभी आपको चेंज मैनेजमेंट के साथ समझाऊंगा। मैं ये सारे स्टेप्स आपको अब उसके साथ समझाऊंगा। अब हम पहले इसकी, अब है सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। वो है ये कि जी आपने, जैसे ये चेंज है, अब ये क्या है कि ये मेरे ख़ानदान, शायद फैमिली इससे इम्पैक्ट होगी कि जी मोहसिन निशात को लेट से 104 किलोग्राम से 74 किलोग्राम पे आना है एक साल के अंदर अंदर। दैट्स अ चेंज विच हैज़ मोहसिन निशात हैज़ टू गो। व्हाट इज, ये पहला स्टेप ये है कि जो मैंने आपसे कल बात की थी, वाई। जब तक वो वाई क्लियर नहीं होगा ना, अब एक ये है कि आप मुझे कह दें कोई कि अच्छा होता है कम वजन, बड़ी अच्छी बात है, विल इट इम्पैक्ट मी? है तो मैं 104 तक पहुंचा हुआ, वो भी अच्छी बात है ना? मुझे याद पड़ता है, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मेरे अब्बू के एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो इधर कहीं आगे एक उनका छोटा सा गांव है, हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं कराची आई हूँ, लेकिन मेरे फादर इसी इलाके से हैं। तो मैं एक दफ़ा बहुत पहले उन्हें मिलने गया, तो उन्होंने कोई 3 घंटे में मुझे खाना इतना को खिलाया, मुझे कराची में आदत नहीं थी। अब मैंने कहा जी मेरे से और नहीं खाया जा रहा, वो जो उनकी, क्योंकि उनका गाँव का वो, यार तू जवान बंदा है, तो हाले तो सिर्फ 3 पराठे खाए ने। मैंने कहा अंकल मैं वहाँ आधा भी नहीं खाता अपने घर में। उन्होंने कहा तदी देना है निशात दे बच्चियाँ जे ना बड़े कमज़ोर हो गए ने। अब उनका अपना पर्सपेक्टिव वो है, मेरा अपना अलग है
कि जी घी से लतेड़े हुए इन्होंने मुझे 3 पराठे 1 घंटे में खिला दिए हैं, मेरा पूरे दिन क्या हाल बनेगा। मैं आपको एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव का फ़र्क है। उनके लिए हो सकता है तो ठीक है यार, बंदा बड़ा ज़रा सेहतमंद लगना चाहिए ना, 104 किलो वाला अच्छा होता है। इसने कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी, अगर कोई मुझे कहेगा कि तुम्हारा वजन कम होना चाहिए, तो हो सकता है मैं दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही है ना। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करने का पर्पस ये है कि नाउ मुझे कोई कहता है और वो कहता है कि जी आपने अपना हाल देखा है। अब मैं आपको यही डायलॉग, अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल की तरफ हूँ, इसकी एग्जाम्पल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, स्लाइडों पे सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको समझाने की प्रैक्टिकल कोशिश करूँगा। वो कहते हैं जी मोहसिन निशात साहब मेरे से, और मैं ये वाली चीज़ इसलिए लेके आया हूँ विद योर परमिशन, दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ स्टोरी एंड वाई आई विल टेल यू दैट आई ट्राइड फर्स्ट, my why was very different. I was not able, I actually dropped from 104 to 74 in just 6 months time. Extraordinary effort. मैं उसे सस्टेन नहीं कर सका क्योंकि मेरा वाई बहुत अच्छा नहीं था। उस वक्त मैंने क्यों किया था ये मैं आज से आपको बात कर रहा हूँ। आई थिंक द ईयर वॉज 2010। मेरी बेटी उस वक्त 6 साल की थी। वो उनकी दोस्तें खेलने आई हुई थी और 104 वाला जो बंदा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो इस तरह नहीं होता, पैराबोला उसका अच्छा खासा होता है। तो वो खेल रहे थे, वो यहाँ खेल रही थी, छोटी छोटी बच्चियाँ थी, 5-6 साल की, 3-4। उनका बॉल इधर आया, मैं खड़ा हुआ था, कोई काम कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा, मेरी बेटी ने, और जल्दी जल्दी में बाबा उठा के दें, उसकी दोस्त ने कहा। मेरे से झुक के बॉल नहीं उठाया गया ना। उन्होंने कहा देखा आप उनकी, उसने बच्चे होते हैं छोटे, उन्होंने कहा आपके पापा बहुत मोटे हैं इसलिए नहीं उनसे झुका गया। मेरे बड़ी दिल पे लगी ये। दैट वाज एग्जाम्पल 1। सेकेंड टाइम मी, माई डॉटर एंड माई वाइफ, ये लाहौर ही की बात है अगेन, हम लिबर्टी में कहीं शॉपिंग कर रहे थे तीनों। मैं जिस दुकान पे जाऊं वो मेरी वाइफ को कह रहा है बाजी मुझे अंकल। मुझे आखिरी किस्म की जो है ना, जो आप सही बात कहें, मुझे आग ही लग गई। मैंने कहा यार, मैंने एक है आग लगना, बट व्हेन आई एक्चुअली वेंट होम आई लुक्ड एट माई सेल्फ, आई वॉज एक्चुअली लुकिंग डबल देन माई वाइफ। मैंने कहा यार ये वाकई अंकल तो मैं लगता हूँ। एंड द रीज़न इज़ पैराबोला, ये वाला। मैंने खैर कोशिश की, दिमाग में मेरे आ गई कि वज़न कम करना चाहिए, कर लिया। दिस वॉज अगेन अ गुड इनफ रीज़न। आई वॉन्टेड टू लुक स्मार्ट, आई वॉन्टेड टू, मुझसे उस वक्त किसी ने पूछा, मैं यूनिलीवर में होता था, कि अपना वज़न क्यों इतना रिग्रेस, क्योंकि उससे हुआ क्या था कि मैंने किसी से कंसल्टिंग ली थी। उसने मुझे कहा था कि जी आपने वो एक बिल्कुल मेरा खाने टाइप की सब चीज़ें फ़िक्स कर दी थी, वो भी लाहौर में रहते हुए। अब दफ्तर जाएँ, रोज़ उनका प्रोग्राम बन जाए जी, वो नई नई पता नहीं अंदाज़ नया नया खुला था इधर, जो ये किले के पास फूड कोर्ट है, आज तो हमने वहाँ जाना है। अब जाना भी मैंने है क्योंकि मैं जनरली इस टाइप का बॉस या टीम मेंबर हूँ जो बहुत ही फ़न लविंग, हल्ला गुल्ला, एंटरटेनमेंट, इसमें मैं साथ जा रहा हूँ। जाके वहाँ सिर्फ एक चिकन टिक्का मंगा के फारिग हो रहा हूँ। मैंने तो खाने ही नहीं, मुझे इजाज़त ही नहीं है। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा हुआ था कि अगर लेट्स एग्जाम्पल, अगर आप एक केक का पीस खा लेंगे, मीठा मुझे बिल्कुल मना था। एक केक के पीस की उसने मुझे कैलोरीज बताई हुई थी। जिस दिन में मुझे डेली तकरीबन 1.25 घंटा वॉक करनी होती थी, अगर एक केक का पीस मैं खाऊंगा तो 1.25 घंटे वॉक करनी है। ये चॉइस आपकी है। चीनी बिल्कुल छोड़नी थी। हाँ, उन्होंने मुझे कोई एक सफूफ भी दिया था साथ पीने का। खैर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं आपको बताना चाहता था, वज़न कम कर लिया। टाइम पास ऑन, मैं दोबारा तकरीबन 100 किलोग्राम तक 5-6 साल में दोबारा पहुंच गया। यहाँ से तो मैं चला गया, पहले कराची शिफ्ट हुआ, वापस ट्रांसफ़र यूनिलीवर ने, मैंने कल आपको बताया था, नौकरी छोड़ के इस्लामाबाद चला गया। शुरू में पता नहीं मेरे किस तरह के रूटीन थे। आई अगेन रीच्ड 100 kgs। दिस टाइम समथिंग वॉज डिफरेंट। ये जो 2010 और इसके बाद 16 का एरा है, इसमें 3 चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज हुई थी। आई एक्चुअली वेंट थ्रू अ कैंसर सर्जरी ट्वाइस। मुझे एक तरह का कैंसर हुआ था, उसकी मेरी पहली सर्जरी हुई, फिर दूसरी सर्जरी हुई। अल्लाह ताला ने उससे मुझे शिफायाब कर दिया। मैं एडवेंचरस हूँ बहुत। मैं हाइकिंग पहले जब यंग एज में था तो मैं ये जो ट्रैकिंग होती है ना माउंटेन्स की, ये करता रहा हूँ। मैंने K2 का बेस कैंप किया हुआ है। तो मुझे दोबारा मेरे बच्चे, जो मेरी टीम के लड़के थे, इस्लामाबाद में ये बड़ी अच्छी क्लोज़ है ना, वहाँ से कई दफ़ा आप कई जगहों पे 10 घंटे में पहुँच जाते हैं। उन्होंने प्लान बनाया बर्फ़ वाले दिनों में ना कि जी हमने करनी है। मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है, लेट्स गो। हम लोग चढ़ रहे थे ये मुश्कपुरी टॉप पे, सर्दियों के बर्फ़ हुई थी।
समहाउ मेरा पाँव स्लिप हुआ और बहुत ही बुरा स्लिप हुआ। मैं तकरीबन काफ़ी दूर गिरा, आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ये टांके नज़र आ रहे हैं ना, मेरी ये पूरी बोन टूट गई, मेरे यहाँ से हिप की 2 जगहों से फ्रैक्चर हुआ और ठीक ठाक मुझे मतलब मेरे प्रॉब्लम्स हुई। अब जो ये दिस इज़ नॉट द की थिंग, व्हेन आई वेंट मेरी सर्जरी के लिए, मैं खैर काफ़ी मेरी छोटे मोटे थी, वापस गया, वहाँ से वापस मुझे ट्रांसपोर्ट बैक किया गया। पहले मरी उन्होंने इनिशियल फर्स्ट एड दी, फिर उसके बाद मुझे इस्लामाबाद जब मैं गया, क्योंकि मेरे पेन में रिलीफ नहीं हो रही थी, उन्होंने जब मेरी सर्जरी की ना, तो डॉक्टर ने, मैं तो खैर बेहोश था सर्जरी करते हुए, उन्होंने यहाँ से इसका ट्रीटमेंट करने के लिए जब खोला और इसको भी जब खोला ना, तो उन्होंने मेरी वाइफ को कहा कि जी मैक्सिमम आयरन रॉड जो होता है, इधर आयरन रॉड लगा हुआ है अंदर, अब वो होता है 9 इंचेस का। हमें जब हमने एक्सरे किया था तो ये अब तकरीबन इसमें 0.75 इंचेस का गैप आ रहा है समहाउ। और मैं भी, वो डॉक्टर बड़ा अच्छा डॉक्टर था इस्लामाबाद का, मैं शॉक्ड हूं कि ये क्यों हुआ है। अब उन्होंने उसके बाद बताओ, उसने एक ही रीज़न ये दिया कि उसने मेरी वाइफ से पूछा कि आपके हस्बैंड डायबिटिक हैं। मेरी वाइफ ने कहा कि उनकी टेस्टिंग हमेशा हर साल, उनको काफ़ी शौक है शुरू से ही, उनकी कंपनी भी करवाती रहती है जो हेल्थ वाइटल्स होते हैं। लास्ट ईयर तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली। उसने कहा कि जी अभी तो खैर मैंने यहाँ पे, उसका एक अल्लाह ताला का बड़ा खूबसूरत निज़ाम है, आपके जिस्म में कई जगहों पे बोन्स में एक्स्ट्रा बोन्स हैं, जिसको उसने, जो मुझे भी तभी पता चला था, उसने मेरी इस साइड पे किधर भी एडिशनल कट उन्हें करना पड़ा, यहाँ से वो हड्डी निकाल के उसका भूरा बना के, उनका पूरा प्रोसेस होता है, उससे फिल किया है जो गैप है। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि इसकी सारी मोबिलिटीज़ पूरे हाथ की, वरना कई दफ़ा इसमें 10% थोड़ा झोल रह जाता है, यानी इस तरह लगता है या कुछ हो जाता है, क्योंकि मेन जगह से पूरी टूटी थी है। उसने वो कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि जी मैं रिकमेंड करता हूँ कि तब थोड़ा बेहतर, वो हॉस्पिटल वाले तो कर ही रहे थे, बट वो क्योंकि उस वक्त आपकी कई एंटीबायोटिक की डोजेज और उसमें क्लियर पिक्चर नहीं आती। इसके बाद आप टेस्ट कराएं तो मेरी शुगर वॉज, दे वर राइट, आई हैड एक्सट्रीम लेवल ऑफ शुगर। मेरी उम्र मेरे ख्याल में 2016 में आई वॉज समथिंग लाइक 46, तो अब मैं 52 हूँ, उस वक्त मैं 46 था। मेरी तो फैमिली का रोना धोना ही पड़ गया। आपको पता है पाकिस्तान में जनरली मेरे 2 और हेल्थ वाइटल्स बहुत ख़राब थे। मेरे सारे कोलेस्ट्रॉल का बेड़ा गर्क हुआ था, चारों टाइप के, LDL दूसरा, और एक और इसमें ट्राइग्लाइसराइड्स जिसको बोलते हैं, विच इज़ ब्लड की थिननेस। और वो उसने, डॉक्टर्स का काम ही यही है, उन्होंने तो पूरी फैमिली को डरा दिया ना कि एक तो इन्हें शुगर है, दूसरा इनके हार्ट्स के बड़े मसले हैं, और माशाल्लाह बेगम तो मेरी डर ही गई ना। तो उसके, एंड नाउ व्हेन आफ्टर दैट, व्हेन आई गॉट रिकवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कुछ 3 महीने प्लास्टर आर्ट उतरा उसके बाद, तो उसने मुझे कहा कि जब मैं खुलवाने गया, उसने कहा कि जी एक चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतर करनी है, वज़न 76 पे लेके आना है। पहला टास्क उसने दिया। आपको अब क्या लगता है, इज़ इट अर्जेंट इनफ नाउ? बिकॉज नाउ आई हैव बीन टोल्ड इफ आई डोंट डू दैट आई एम गॉन, बिकॉज हार्ट ख़राब हो चुका है आपका, उन्होंने ये बताया, कोलेस्ट्रॉल आपको हो चुका हुआ है। मैंने उन्हें वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन दी, हालांकि कैंसर मुझे किसी और चीज़ का था। मैंने उन्हें बताया कि वैसे बाय द वे मेरा 2 दफ़ा कैंसर ऑपरेशन भी हो चुका है। तो उसने कहा कि जी आपके लिए डायरली इम्पॉर्टेंट है कि आपकी हेल्थ बेहतर होनी चाहिए। फिर मैंने उन्हें बताया, मैं आपको भी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को, इसलिए नहीं बता रहा कि मैं बड़ी अपनी शेखियाँ मार रहा हूँ। ये आपको पता है सर्वाइकल्स जो पीछे बैकबोन के होते हैं, मेरा अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के पहले साल मेरा और मेरी बेगम का अनफॉर्चुनेटली बहुत सिवियर इंसिडेंट हुआ था। अल्लाह ताला ने उनको फूलों की तरह बचा लिया था। मेरे 4 सर्वाइकल्स हेयर लाइन फ्रैक्चर्ड हैं अभी भी। मुझे बहुत बुरी चोट लगी थी। अब ये बीच पे हुआ था कराची में। मुझे भी, क्योंकि मुझे हमेशा से एडवेंचर करने का बहुत शौक़ है, और हम लोग किसी ऐसी जगह, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, आगे आ जाओ आगे आ जाओ, वो तो करते करते एक नया पॉइंट बना था, हमें तकरीबन 25 फुट दूर फेंका था वेव्स ने। वो बच गई, वो मट्टी पे गिरी, मैं पत्थर पे गिरा, मेरा इस सारी यहाँ से बहुत बुरा तकरीबन डैमेज हुआ। आई वॉज अनकॉन्शियस फॉर अराउंड 372 आवर्स। उसके बाद वाइफ ने घर पे भाई को बुलाया, वो लोग आए, लेके गए, मुझे नहीं पता। 3 दिन के बाद जब मैं ठीक हुआ तो उस वक़्त थोड़े बहुत डॉक्टर्स ने इसकी स्कैनिंग नहीं की थी, तो उन्होंने कहा जी ठीक हो गया, बस कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अगर कुछ यहाँ पे डैमेज होता सर पे तो ये फूल जाता, जो भी उनके निज़ामात हैं। अनलेस आई मेट अनदर एक्सीडेंट इन 2010,
तो तब जब हुआ ना, तो मुझे इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं था जितनी मुझे पेन शुरू हो गई। मतलब वो हम जा रहे थे इधर से, हमारा भाई पेरू में वॉल्स आइसक्रीम का प्लांट था, तो एक जगह पे गाड़ी स्पिन हुई, बहुत जोर से घूमी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे हिले नहीं रहा था। आप समझते हैं ना, पैरालिसिस हो जाता है। तब मैंने इसकी MRI पहली दफ़ा करवाई, और MRI में ये फीचर होता है कि वो आपको इसके अंदर क्रैक्स होते हैं ना, उनकी एजिंग करता है वो, कि कितने पुराने हैं, क्योंकि ये नर्व्स का पूरा सिस्टम है। उन्होंने कहा कि जी ये आपको कोई चोट लगी थी? मैंने डिनाई कर दिया, नहीं मुझे कभी कोई चोट नहीं लगी। उसने कहा कि जी ये तकरीबन 16-17 साल पुराना इंजरी है, और ये हेयर लाइन है। उन्होंने दिखाया मुझे, और उन्होंने कहा कि इसका ट्रीटमेंट होती है सर्जरी, विच इज़ 50-50%, बट अदरवाइज यू हैव टू मैनेज इट, एंड अगेन फॉर दैट यू हैव टू रिड्यूस योर वेट। तो अब मैं जब आपको बता रहा हूं, नाउ यू फील दैट इज इट अर्जेंट इनफ फॉर मी और नॉट? है वही गोल सेम? दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सेंस ऑफ अर्जेंसी। नाउ मैं इसको ट्रांसलेट कैसे करूंगा? आई हैव टू रिड्यूस माई वेट in order to control my diabetic, my heart related issues, and maintain a good body posture. Otherwise, I will have multitude of health issues. जब ये कोई मुझे बोलेगा तो ये सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि बेटा अभी ठीक हो जाओ, वरना धुआं पड़ रहे होंगे सब आपके लिए बैठे हुए। I did that effort, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा उनके टारगेट पे अभी भी नहीं पहुंच सका। आई एम नॉट 74, but I dropped from 94 to 80 in a year's time with a very different strategy. वो अगले 7 स्टेप मैंने पूरे बदले थे इस दफ़ा, जिनकी वजह से अब तकरीबन ये मेरा साढ़े तीन साल हो गए हैं मुझे, मेरा 100 ग्राम भी वज़न नहीं बढ़ा, ना मेरा वज़न गिरा है। एंड आई ईट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। मैं डायबिटिक हूँ, कल मैं आपके साथ चमचम खा रहा था बैठा हुआ लेकिन आई नो कि मैंने हफ्ते में कितनी दफ़ा ये वाली चीटिंग करनी है। हर दफ़ा नहीं खाता मैं, ये मुझे अभी इसलिए आदत पड़ी हुई है क्योंकि मेरी बेगम मुझे बड़ा मना करती रही है, और मैंने उम्रे के अंदर बिल्कुल खजूरों की कोई एहतियात नहीं की, टिका के खाई हैं। लेकिन मैंने आते ही अपना वो टेस्ट करवाया जो अपना मैं खुद करता हूँ, मेरी शुगर हाई नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वहाँ पे मैं डिफरेंस ये देख रहा था कि क्योंकि वहाँ इतना चलना होता है, जैसे यहाँ पे मैं वॉक करता हूँ हफ्ते में 4 दिन, मैं अपनी मेरी जो अपना एक्सरसाइज का या वॉक का रूटीन है, लेकिन मेरे हार्डली 9000 स्टेप से ऊपर नहीं जा पाता मैं। वहाँ डेली मैं 25,000 स्टेप्स टच कर रहा था मदीना में या मक्का में, इतना चलना पड़ता है वहाँ पे, तो वो शायद उस वजह से वो बेहतर था। नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सेंस ऑफ अर्जेंसी। अब मैं आपको इसकी रिवर्स भी दिखाऊंगा। अब इधर आ जाते हैं, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या है? आपको कोई कहता है कि जी आपकी यहाँ पे चेंज क्या थी कि आपने बिहेवियर को बेहतर करना है, और अभी मैं उसका एक एलिमेंट ले रहा हूँ कि बिहेवियर के अंदर तमाम लोगों को एम्पावर करना है। इसमें क्या होगी? एक आप कह देंगे कि बड़ी अच्छी बात है जी, देखो ना सारे लोग इस कंपनी में काम करते हैं तो उन सबके पास हक होना चाहिए डिसीजन का। अगर मैं बॉस दूंगा तो कहूँगा गो टू हेल यार, मैं मेरी मर्जी चलेगी इधर। ऐसा ही है ना अभी मैंने सेंस, तो दिस इज नॉट सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब है कि जो ये रियलाइज कर रहा है ना कि यहाँ का कल्चर चेंज होना चाहिए। अब वो अगर मैं बॉस हूँ तो मुझे क्या कहेगा? वो कहेगा कि जी आपकी इस एटीट्यूड की वजह से टीम वेरी लो एंगेजमेंट, people are highly demotivated, as a result people are leaving। जिसको 100 रुपए भी ऊपर मिलते हैं ना, वो कहता है इस बॉस को छोड़ो, इस नौकरी से निकलो, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, आपको कुछ करने का मौका नहीं मिलता। आप पहली दफ़ा उसका नोट हिलेगा, क्योंकि वो कहे या ना कहे, ये इंसान की ईगो है, उसको रियलाइज़ ज़रूर होगा कि यार हो सकता है मेरी वजह से, सही कह रहे हो, वाकई मेरी वजह से जा रहे हूँ। सेकेंड, आप उससे कह रहे होंगे कि जी आपकी कंपनी के अंदर जो काम दुनिया में छोटी छोटी कंपनीज को 4 घंटे लगते हैं करने में, तो में 4 दिन लग जाते हैं, बिकॉज आपने हाजी साहब ने हर काम करना होता है। यू डोंट एम्पावर, एंड नाउ इफ यू डोंट एक्ट, एम्प्लॉयज तो जा ही रहे हैं, मुझे लगता है कस्टमर्स भी छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे, आपके स्टेक होल्डर्स सारे नाराज। अब उसकी नीडल थोड़ी सी हिलेगी, वो पूछेगा ज़रूर, हो सकता है डिनाई करे, वो साइकिल आप देख चुके हैं पूरा कि नहीं जी मैं नहीं, मेरे एम्प्लॉयज़ ही निकम्मे हैं, इसीलिए मैं उन्हें डेलीगेट नहीं करता। कस्टमर्स आपको पता है उन्हें तो है मिट्टी की कीमत में चांद तोड़ के ला दो, उन्हें तो कहना ही है। वो सारी ये वाली जो आपने वो कल वो रॉस कर्व देखा था ना, बट एटलीस्ट ही विल स्टार्ट थिंकिंग दैट यस, अगर मेरा
पैसे का नुकसान होना शुरू होने जा रहा है, लोग छोड़ छोड़ के जाना शुरू कर रहे हैं, कल्चर ख़राब हो रहा है। दिस इज़ वॉट क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ, आपको उसकी मतलब वो है कि आप किस तरह उस बंदे को, जिसको उर्दू में मुहावरे में कहते हैं ना, किसी के पाँव जला देना ताकि वो उस जगह खड़ा ही ना रह सके। दैट्स वॉट इन इंग्लिश इन दिस चेंज मैनेजमेंट फील्ड इज कॉल्ड स्टैब्लिशिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। उसे हीट फील होना शुरू हो जाए कि यहाँ से हिलना है कम से कम इस करंट जगह से, वरना पाँव जल जाएंगे। आया आपको ये क्लैरिटी हुई? दो डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स में। टेक्नोलॉजी वाली कल मैंने आपके सामने कर दी थी, उसकी सेंस ऑफ अर्जेंसी है ये कि जी अगर आपने लेट्स से पेंडेमिक के फौरन बाद टेक्सटाइल के अंदर, अभी आजकल तो चैलेंज में है, अच्छी शायद एग्जांपल नहीं है, लेकिन एकदम 2020 जून के बाद ही उनके ऑर्डर 4 गुना हो गए थे। हर टेक्सटाइल कंपनी को 5-5 गुना एम्प्लॉयज़ चाहिए थे, वो ग्रो कर रहे थे ठीक ठाक। अब वहाँ पे मैं उन्हें कहूँ कि भाई इन 5 बंदों की हायरिंग मैं मैनुअल फॉर्म से नहीं कर सकता, दैट्स वाई आई एम आस्किंग लेट्स ऑटोमेट समथिंग। फ़ौरन सुनेगा वो, क्योंकि इस वक्त उसे लग रहा है कि मेरी नीड है। अगर आज एक्ट ना किया तो मैं पीछे रह जाऊँगा, शायद कॉम्पीट नहीं कर सकूँगा, शायद कस्टमर्स भागना शुरू हो जाएंगे, शायद मुझे सही मौके पे एम्प्लॉयज़ हायर नहीं होंगे। तो टेक्नोलॉजी की वो थी दैट प्लीज़ एक्ट फास्ट अदरवाइज यू विल बी ऑब्सोलीट। ठीक है ना? ये मैं आपको बताना चाह रहा था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बड़ी मज़े की बात है कि अब आपका अक्सर मैंने देखा है कि जब आपने ये बात कर दी दोनों, और आपको कैसे पता चलेगा कि अभी तक आप सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर सके। लेट्स से आप वो टीम है जिनके थ्रू मुझे कल्चर को बेहतर करना है, आप ही के कल्चर को बेहतर करना है, बट आप सारे एम्प्लॉयज़ हैं और मैं चेंज एजेंट हूँ जिसने ये सजेस्ट किया है कि जी ये वाली चेंज होनी चाहिए। या आम समझने के लिए जनरली HR या CEO की तरफ से कई दफ़ा ये आती है कि जी हमें लगता है हमारा कल्चर ही बड़ा ख़राब है, तो हमें क्या करना चाहिए। उसे कोई कंसल्टेंट बताएगा, आप सारी डिसीजनें खुद करते हैं, आप एम्पावर करें, कल्चर को बेहतर करें। तब आपने ये करना है तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको अक्सर ये वाले बड़े इंटरेस्टिंग फ्रेजेज हैं ये मिलेंगे, नहीं 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 वज़न नहीं नीचे होने जा रहा यार, मतलब लाहौर में भी कबला किसी का वज़न कम होता है। ये अंदाज़ा आपको हो रहा है कि उस टीम के अंदर अभी तक उनको एहसास हुआ नहीं है कि कितनी सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है अभी उनमें, ये पहचान है उसकी। नहीं यार ठीक है, देखिए अगले साल देखते हैं, अभी बहुत और चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में। अभी तो देखो पेंडेमिक ही चलता जा रहा है, हमें मेरे ख्याल में भी पहले इससे निकल जाए फिर अपने आप को बेहतर करेंगे। या मेरे इसकी एग्जांपल बड़ी फ़नी है, शादियों का सीज़न चल रहा है, उसके बाद कंट्रोल करना शुरू करूँगा, वो कभी भी नहीं आना। शादियाँ ख़त्म होंगी तो ईदें आ जाएंगी, फिर ईद ख़त्म होगी तो शबरात आ जाएगी, फिर पता चलेगा उर्स आ रहे हैं 10, तो मुझे जो किसको खाने का शौक़ है वो हर जगह खाना ढूंढ लेगा। फिर ये आएगा कि जी क्या ज़रूरत है, अच्छा कल्ला चल तो रहा है। एक ये फिनोमिना होता है ना कि जब तक मेरी गाड़ी टूट ही नहीं जाएगी मैं बदलूंगा क्यों किसी भी चीज़ को। तो आपको ये दीज आर ऑल ऑब्जर्वेशंस। कोई कहेगा यार क्या मुसीबत है भाई, नई चीज़ में काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, नई तरीके से करना पड़ता है, ऐसे रहने दो जो चल रहा है। ठीक है, मुश्किल है, हमें एम्पावरमेंट नहीं मिलती, बट पता नहीं एम्पावर के नरगे में सेठ साहब क्या करने जा रहे हैं, रहने ही दो, छोड़ दो। So all these things will tell you that there is a dire need to create some sort of a thing जिनसे उनके पाँव जलना शुरू हों कि ये ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड थीम, सेकेंड जो पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था उसमें, अब आपने अर्जेंसी तो क्रिएट कर दी कि जी हमने, मोहसिन निशात साहब आपको आपका वज़न कम करना चाहिए वरना आपके 6 किस्म की बीमारियां प्रोनाउंस होंगी और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। या हमें अपना कल्चर बेहतर अगर आज ना किया तो कस्टमर्स जाना शुरू होंगे, और आपको भाईजान पता है कि अगर कंपनी का बिजनेस यहाँ से यहाँ आ गया तो विच मीन्स आधे बंदों को सेठ ने निकालना, हो सकता है तुम भी उनमें से एक हो। एक्ट नाउ, जो तुम्हारा रोल है अभी प्ले करो। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट हो गई। अब आपने वो, ये दोनों काम आसान नहीं है ना, वेट कम करना कैसे कम करना है, जो मैंने आपको बताया, दीज आर सिस्टमैटिक थिंग्स। कौन सी टाइप की फूड मुझे खानी चाहिए, एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, मेरी बॉडी की एक्सरसाइज, जो सामने भाई, आपका नाम क्या है? हमजा जैसे बैठे हुए, इनकी और मेरी बॉडी के पोस्चर में, स्ट्रक्चर में फ़र्क है, इनकी एक्सरसाइज मेरी एक्सरसाइज से फ़र्क है। मैंने इनको देखा कि जी ये उठा रहे हैं, लेट्स से 50 किलो के डंबल के 10 सेट लगा लेते हैं, ये दैट डजंट मीन कि मुझे भी 10 ही लगाने चाहिए।
और ये इसका आप लोगों को मैं छोटी छोटी चीज़ों से आपको अंदाज़ा होता है। मैं तकरीबन हफ्ते में 4 दिन 5.5 किलोमीटर्स 45 मिनट्स में ख़त्म करता हूँ। मेरा वज़न फिर भी नीचे नहीं जा रहा। मैंने एक मास्टर ट्रेनर से पूछा, उसने कहा कि आपकी बॉडी अट्यून्ड हो चुकी है, उससे आपकी बॉडी के आप मसल्स इंजॉय कर रहे होते हैं। आपने अगर एक्सर्शन, क्योंकि आपका फैट कम होता है जब आपको एक्सर्शन होती है, जिसको कार्डियो बोलते हैं ना जनरली, दैट्स द ओनली एक्सरसाइज जो आपकी फैट को पिघलाती है। बाकी मसल बिल्ड करने के लिए जनरली कार्डियो करने ही उसका, वो कह रहा है हो सकता है आपको 9 किलोमीटर की ज़रूरत हो इन 45 मिनट्स। वो आपका स्ट्रेच है, वहाँ तक पहुँचोगे तो अब और मज़ीद वज़न कम होना शुरू होगा। इससे कुछ भी नहीं होने जा रहा है, मज़ा है, फिट रहेंगे आप, मेंटेन करेंगे, कम नहीं होगा, बिकॉज बॉडी को आदत हो चुकी हुई है उसको। इसके लिए एक्सर्शन नहीं रही अब, इट्स फन फॉर द बॉडी कि इतना तो मैं कर ही रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये वाली जो तो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो कोई मुझे गाइड करेगा। आई नीड एक्सपर्ट्स, मे बी आई नीड स्पेशलाइज्ड एडवाइस। कल्चर को कैसे बेहतर करते हैं, कल्चर को मेजर कैसे करते हैं, कल्चर में कौन सी बुराइयां हैं जिन्हें ठीक करना चाहिए, वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो एक तो आपको इस टाइप के लोग चाहिए शुरू, ऐसा ही है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात ना। इन दोनों की अगर मैं एक चेंज की या टेक्नोलॉजी में है तो आपको ईआरपी का एक्सपर्ट चाहिए जो बताएगा कि कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो बेस्ट तरीके से आपका पेरोल फास्टेस्ट वे में बना सकते हैं। तो ये अब इस स्टेप के ऊपर आप वो बंदे चुन रहे हैं जिन्होंने ये चेंज को ड्राइव करना है। एक तो उसमें आ गए वो जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, जिनको इस फील्ड का नॉलेज है। वेट कम करने में न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, आपका फिटनेस एक्सपर्ट हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक आप पहुँचें। इसके अंदर वही कल्चर के एक्सपर्ट हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट हो सकता है कि जी कल्चर को मेजर कैसे करते हैं, क्या होता है। और आईटी वाली एग्जांपल में आपके पास सीआरपी के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। सेकेंड टाइप के लोग ये कहता है कि जी अगर आप इसको भी पढ़ेंगे ना, आपको वहाँ पे वो चाहिए होंगे, और ये इसने वर्ड यहाँ किया है इस्तेमाल, कोलेशन, विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स। अब सेकेंड टाइप के आपको वो लोग चाहिए जिनकी बात लोग सुनते हैं, चाहे वो दोनों इस मैटर के एक्सपर्ट ना हो। वो लोग किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं कि वो जब कहते हैं ना तो 4 बंदे उनके पास इकट्ठे होकर उनकी बात सुनने आते हैं। इन्फ्लुएंसर्स हर कंपनी के अंदर ये होते हैं, आपको पता है। अक्सर आपके पास, जो मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, कि जब भी उन्हें कोई चीज़ वेरीफाई करनी होती है ना, अक्सर लोगों को कि यार ये सुना ही है कि दफ़ा इंक्रीमेंट ही नहीं होंगे, तो सबसे पहले एचआर के पास भी जाने से पहले उन 2 इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते हैं। उनका ख्याल ये होता है दे आर क्लोजर टू द मैनेजमेंट, दे विल हैव रियल वॉइस। वो लोग इस टीम में होने, उनमें से कुछ लोग ज़रूरी हैं। इसकी साइकी ये है कि अक्सर ये है तो फ़नी, हम लोग कई दफ़ा फिल्मों में या इधर ड्रामों में देख लेते हैं कि अगर आपने क्लास बहुत शैतान है ना, तो क्लास का मॉनिटर सबसे शैतान बंदे को बना देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देने से थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर होती हैं। ये वही वाली चीज़ है कि जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं ना, अब आपको इस तरह के कुछ लोग, बिकॉज दे हैव इन्फ्लुएंस ओवर पीपल, दे कैन चेंज ओपिनियंस। आपने आपका ये था कि अगर आप उनको ही सिर्फ उठा लेंगे तो आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगे नहीं, तो चेंज फिर भी फेल हो जाएगी। लेकिन साले सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उठा लेंगे, उनकी बात किसी ने सुननी नहीं है। उन्होंने इतना खूबसूरत आईटी का सिस्टम बना के रख देना है, आगे बंदों ने कहना है तो पहले ही नर्ड हैं यार, ये तो बेचारे वो हैं बीबे से बंदे, इनकी कौन सुनेगा इधर। यू नीड 2 or 3 or depending upon the quantum of change people who other people listen to. Then you need people जो जनरली, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसने शायद इस पर नहीं लिखा होगा, people who have people expertise like particularly HR. उनका क्या काम है, वो ह्यूमन की साइकी को समझते हैं। उनका ये काम है कि ये दोनों जब आएंगे ना, एक है एक्सपर्ट, एक है इन्फ्लुएंसर, इनको एक टेबल पे बिठा के काम कैसे लेंगे आप? हर जगह हर दफ़ा इन्फ्लुएंसर्स, एंड दे विल ऑलवेज डिफर। वो कहेगा मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम्हें क्या पता, मेरा सब्जेक्ट है ये। वो कह रहा होगा कि ठीक है फिर कर लो जाके अकेले, अगर होता है तुमसे तो। देन यू नीड पीपल हु कैन एक्चुअली मेक देम वर्क लाइक अ टीम। उसमें आपके पास एचआर की स्किल के भी लोग चाहिए आपको,
और जो मेरा तजर्बा है, मैंने जब भी कभी इस तरह की सीनियर हाई लेवल की चेंज की है, मैंने उनसे हमेशा कहा है कि जी पाकिस्तान के कल्चर के अंदर आप जो मर्जी कह लें, चाहे ये मल्टीनेशनल है या लोकल कंपनी है, हायरार्की मैटर करती है। सो अगर इस चेंज को, किसी भी टाइप की चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को सक्सेसफुल करना है तो थोड़े से हायरार्किकल सीनियर लोग मुझे चाहिए इसमें, चाहे वो कुछ भी ना करें। सिर्फ जैसे जिसको आपने अक्सर आप गवर्नमेंट में देखेंगे, या आप थोड़े से जहाँ पे गवर्नेंस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, मल्टीनेशनल के अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, वहाँ पे वो इन चीज़ों से भागते हैं, टीम का नाम देते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे मेरी अपनी कंपनी के अंदर वो कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी बना दो। अब स्टीयरिंग कमेटी के अंदर एक डायरेक्टर ज़रूर होना चाहिए, वरना किसी ने सीरियसली नहीं लेना, किसी ने स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग पे आना ही नहीं है। एक्चुअली उन्हें पता है कि जी डायरेक्टर नहीं आ रहा तो ठीक है यार, मतलब इस मोहसिन को कौन फीडबैक देगा, ये तो खुद हमारी तरह नौकर है। एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो इससे अब ये सेकंड स्टेप ये है कि इसको अगर हम बहुत सिंपल स्टेप में मैं कह दूं तो एक ऐसा ग्रुप आपने चुनना है जो भी टाइप की आप गेम चेंज करना चाह रहे हैं उसकी एक्सपर्टीज रखता हो, इन्फ्लुएंस रखता हो और पावर भी रखता हो, हायरार्किकल पावर भी रखता हो, जिसकी सुन सकें। इसके अलावा आईटी में पता चल गया कि जी नहीं, हमने डिसाइड किया था बट दुनिया चेंज हो रही है, हम जब तक हमारी इतनी चीज़ें हमें चेंज की और इसकी बेसिक प्लानिंग में लग गई, अब तो ऑरेकल 12 भी ख़त्म हो गया, 13.5 आ रहा है, उसका लाइसेंस 2 करोड़ रुपए महंगा है। तो पावर मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग होने चाहिए हु हैव पावर टू गेट रिसोर्सेज फ्रॉम रिक्वायर्ड, अदरवाइज मेरे पास कहाँ से आएंगे 3 करोड़ रुपए अगर एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं। तो आई नीड अ डायरेक्टर जो मेरी बात समझे और कहे हाँ ठीक कह रहा है, लेट्स गेट फ्रॉम हायर मैनेजमेंट मोर मनी, लेट्स गेट फ्रॉम हायर मैनेजमेंट मे बी लिटिल मोर टाइम, कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं हो रहा हमसे। तो ये जनरली ये 3 टाइप के ग्रुप्स आपको इस स्टेप पे इकट्ठे करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो अब अगेन समझ आ रहा है ना, ये आपको लॉजिकल मेक कर रहा है। अब इसका तरीका यही हो सकता है कि अगर हम अपने बिल्कुल नॉर्मल सेटअप पे चले जाएं और इस टाइप की चेंज है कि जी लेट्स से हमने आईटी इंप्लीमेंट करना है या कल्चर, तो अज्यूम हम ये कर लेते हैं कि आप एचआर थे, आपको लगा कल्चर मॉडिफाई होने की ज़रूरत है, आपने अपने डायरेक्टर्स में से किसी को जाके बताया, थोड़ी सी सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की, वो मान गए। अब उसके बाद उन्होंने कहा जी चलो फिर तुसी दसो किस तरह करना है। तो अब आप उसे बता रहे हैं कि जी लेट्स पिक अप पीपल, मेरा ये मशवरा है कि 2 ये लोग इस डिपार्टमेंट से ले लें, ये 2 लोग भी बड़े कारआमद हो सकते हैं स्मार्टली। इस तरह के बंदों को, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मैंने एक दफ़ा इस टाइप की चेंज एक फैक्ट्री में की, तो हमारी हैबिट ये होती थी, और ये आप लोग भी, अगर आप लोगों को थोड़ा सा फैक्ट्रीज़ का या जहाँ पे वर्कर और मैनेजर इकट्ठे काम करते हैं, मैनेजमेंट स्टाफ, वहाँ का कल्चर का आइडिया है, तो वहाँ पे साइकी ये होती है, उन्होंने सारे मैनेजर उठा लिए। मैंने उन्हें कहा कि सारी चेंज सिर्फ मैनेजमेंट के लिए तो नहीं है, वर्कर भी इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। हाउ आर यू फॉरगेटिंग वर्कर रिप्रेजेंटेटिव? मेरी तो 3 दिनों के बाद बातें नहीं सुननी उन्होंने कहना कि जी शायद आपका कोई एजेंडा है, कोई अपना फ़ायदा है इसका, हम तो क्लास ही डिफरेंट हैं, हम तो सारे गवर्नमेंट लॉज से कवर होते हैं, आप तो नहीं होते। ऐसा ही है ना, वर्कर के लिए तो सब कुछ बना हुआ है। आई इंसिस्टेड देम दैट आई वांट 2 पीपल फ्रॉम यूनियन, उसका वो मल्टीनेशनल थी, वहाँ फॉर्मल यूनियन है। मैंने कहा जी इसके बगैर हम फेल हो जाएंगे। उन्होंने कहा वो काम कौन सा करते हैं, वो खाली अपनी यूनियन पर आएगी हर मीटिंग में, मीटिंग का अलाउंस होता था। मैंने कहा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे टीम के अंदर मुझे सिर्फ उनकी प्रेजेंस इंश्योर करनी है कि जो भी कोई बात हम जाके बाहर कहें, मैं ये कह सकूं कि एक कलेक्टिव डिसीजन है, खाली मैनेजमेंट की नहीं है। दैट्स द ओनली फ़ायदा आई वांट टू पिक। अदरवाइज वो नहीं करते, हो सकता कर भी दें, आपको क्या पता। और बड़ी मज़े की बात हुई कि हम लोग अक्सर अज्यूम ये करते हैं, वो जिस टाइप की प्रॉब्लम थी, हम सारे सॉल्यूशन अपने दिमाग में मैनेजमेंट के शूज़ में रहते हुए बना रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ये, लेकिन आपने कभी देखा है किसी वर्कर को ये वाला टूल आज तक इस्तेमाल करते हुए? फिर आपने इसकी अभी तक 3 हफ्ते, उन्होंने बड़ी प्यारी फीडबैक दी यूनियन के एक बंदे ने, 4 हफ्ते तो मुझे हो गए, मुझे आपकी आधी मीटिंग समझ में नहीं आती, क्योंकि आप सारे बाय हैबिट अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देते हैं, मुझे तो नहीं समझ आती। आप अगर इसी तरह लेके फैक्ट्री में जहाँ 3000 वर्कर को ये चेंज कम्युनिकेट ही करने जाएंगे तो कुछ दसो पहले, किसी केड़ी ज़ुबान पर दसोगे उन्होंने? मेरे साथ तो वो ज़ुबान पहले बोलो ना, आपको वो उस तरह सेंस ऑफ अर्जेंसी पंजाबी में करनी आती है क्रिएट?
नहीं आती तो उन्होंने तो हिलना भी नहीं, उन्होंने कहना जी हम नहीं करते, हम 30 साल से एक काम हमने नहीं किया, तो अब क्यों करें हम लोग। उसके लिए यू नीड टू टॉक इन देयर एग्जैक्ट लैंग्वेज विच दे अंडरस्टैंड, यू नीड टू यूज देयर जार्गन। मैंने कहा इसलिए मैं तुम्हें लाया हूं, वो आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, मेरी तो बात पे वैल्यू भी नहीं है उनके लिए कोई। तुम्हें इलेक्शन में वोट दे के लाए हुए हैं वो, आप समझ लें मुझसे, आप, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपको उन्होंने मुझे कहा लेट्स से एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि ये इसका एक्चुअल पर्पस क्या होता है। उन्होंने हमें कहा जी देखें आप लोगों के लिए बड़ी रूटीन है मीटिंग्स ब्ला ब्ला ब्ला, वर्कर को बड़ा वाव होता है कि जी आज मैनेजमेंट ने उन्होंने चाह ते बुलाया जी, आप एक टी फंक्शन करें पहले, उसमें अच्छी कुकीज़ पैटिस शैटिस अपने हिसाब से ना सोच दीजिएगा कि आप चाय में क्या पीते हैं, बिस्किट, उनके लिए समोसे जलेबियाँ पकौड़े आप पहले ये रखें, उनको थोड़ा सा खिलाएं पिलाएं, उसके बाद हम इतना रखेंगे खाने का टाइम, आखिर में इतना आई विल डू अ स्पीच कि जी ये हमने डिसाइड किया, अग्री हो गया, कोई इतराज़ है आपको, ख़त्म। एंड इट वाज दैट सिंपल बिकॉज दे एंडोर्स्ड इट। सारे वर्कर्स ने, जो भी वो ग्रुप हमारे यहाँ उस वक्त यूनियन में इलेक्टेड था, उनके नारे शारे लगा के उसको एंडोर्स कर दिया, वी गॉट इट इम्प्लीमेंटेड। इस स्टेप का सिर्फ ये सिंपल जुबान में मतलब है। आई थिंक आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जिस तरह मैंने कहा था कि ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, फाइंड द राइट पीपल जिनके पास पोजीशन पावर हो, एक्सपर्टीज हो, लोग उनको क्रेडिबल समझते हो, उनका इन्फ्लुएंस हो, लीडरशिप या मैनेजमेंट हायरार्की में लोग हों। ये किताब मैंने क्योंकि बताया था कि उस किताब से उठाई हुई है, तो उस किताब में भी उसने यही कहा हुआ है। और असल में उनका पर्पज़ ये होता है कि वो ट्रस्ट क्रिएट कर सकें। ऐसे लोग होने चाहिए जिन पे लोग एतमाद कर सकें। जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, उसको आप अगर इस टीम में उठा लेंगे चेंज मैनेजमेंट में, फेल हो जाएगी। लोग कहेंगे झूठा है, बिलीव नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाएं, 2-3 बड़ी मज़े की चीज़ें आनी हैं। अच्छा, ये आपके लिए मैंने बताया, वैसे ही एक मैंने बड़ी अच्छी एक जगह से उठाया हुआ था ये कि आपको रेफरेंस इसका आपको उनके आप ले लेंगे स्लाइड्स, बट बेसिकली ये कहता ये है कि जी इस स्टेज के ऊपर गाइडिंग कोलेशन के अंदर ये 3 चीज़ें इस ऑथर के हिसाब से चाहिए होती हैं। एक तो लीडरशिप, दूसरा एब्सोल्यूट फोकस। जब आप चेंज करने जा रहे होते हैं ना, जैसे ये वेट करने जा रहे हैं, इसकी मैं मज़े की एग्जांपल देता हूँ। मैं लेट्स से 100 था, 80 तक पहुँच गया, 16 किलोग्राम अच्छा खासा कम होता है। और जो लोग आपसे रोज़ मिलते हैं, ऑफिस दोस्त कोलीग्स, वो कहना शुरू कर देते हैं यार वाह माशा अच्छे लगना शुरू हो गए हो तुम। नाउ व्हाट दिस मीन इज फोकस इज दैट यार अच्छे लग रहे हो, लगता है एक्सरसाइज कर करके रंग तुम्हारा थोड़ा सा ना थोड़ा फीका पड़ गया है। अब मैं उससे ज़्यादा ना इस वक्त मेरा टारगेट क्या था जो मैंने आपसे जहाँ स्टार्ट की थी, आई हैड टू एक्चुअली गो टू 74, अभी भी 6 किलो बाकी है। बट आई स्टार्ट लूजिंग दैट फोकस। और अब मैं सारी रिसर्च कर रहा हूँ, अच्छा जी गोरे कैसे होते हैं, अच्छा कौन कौन से और लोशन क्रीमें लगानी है, दैट्स व्हाट इट मीन्स। यू कांट। और इसमें आ जाएं तो आपकी बात कल्चर की चल रही थी, करते करते पता चला देखें जी लेकिन ये जो वर्कर है ना, ये यूनियन बड़ी हमारी ब्लैकमेलर है, यूनियन बदलनी चाहिए, या वर्कर्स का यूनियन का सिस्टम का हमें कुछ करना चाहिए। हो सकता है वो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो, बट दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। इस वक्त इससे अगर आपने फोकस लूज किया ना, जिससे जर्नी स्टार्ट की थी, विच मीन्स यू हैव टू स्टार्ट ओवर। हाई टेंडेंसी है, इसलिए लोग ऐसे होने चाहिए जो इन तीनों चीज़ों को सामने रखें। और ये आपको बहुत क्लियर है कि कैपेबिलिटी, मैं वहाँ पे कल्चर चेंज करने की बात कर रहा हूँ और मैंने अकाउंटेंट उठा लिए हैं, इंजीनियर उठा लिए हैं और लेट्स से साइंटिस्ट उठा लिए, एक भी बंदा ह्यूमन बिहेवियर को समझता नहीं है। अगेन आई एम गोइंग टू फेल बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड इस वाली चेंज के एक्चुअल डायनेमिक्स हैं क्या। यहाँ पे खाली मैंने बेगम से मशवरा शुरू कर दिया है, नो डॉक्टर, नो न्यूट्रिशनिस्ट, नो हेल्थ कंसल्टेंट। अगेन आई एम गोइंग टू डूम टू बी फेल्ड। शी डजंट नो, शी विल वट एवर शी विल टेल मी। चलिए, तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, मे बी मैंने अपनी मदर से मशवरा शुरू कर दिया है। शी इज़ नॉट एक्सपर्ट, वट एवर शी विल टेल मी विल बी आउट ऑफ शेयर लव, नॉट ऑफ फैक्ट बेस्ड साइंस। वो चाहिए इस वक्त, कैपेबिलिटी चाहिए, क्योंकि टॉपिक है वो वाला। और मैं जिस तरह जो मैंने आपको इसलिए अपनी वो दोनों एग्जाम्पल्स बताई थी कि मैं तो इसे टेस्ट कर चुका था, पहली दफ़ा 6 महीने भी सस्टेन नहीं कर सका, वज़न गिरा लिया मैंने, वापस भी उसी तेज़ी से आया, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी फेल थी उस वक्त।
और मज़े की बात है, जैसे मैंने कल आपके सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की थी ना, दिस टाइम द स्ट्रैटेजी वॉज, जो उनकी सुन्नत है ना, मुट्ठी भर, आई ओनली डू पोर्शन कंट्रोल डाइट, आई ईट एवरीथिंग बट इन दिस मच क्वांटिटी, दैट्स इट। हमेशा मुझे फीलिंग रहनी चाहिए कि मुझे अभी भी भूख लगी हुई है, दैट्स इट। जब वो फीलिंग रहती है, आप कुछ भी खा लें आपकी बॉडी को असर कर। दूसरी, पोर्शन कंट्रोल की जो आपके नॉलेज में इजाफा मैं कर रहा हूँ, ये बड़ी जब मैं अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जब मैं था तो मैंने उनको ये बताता था, तो मेरे से तो मुफ्त के मेरे आधे कोलीग्स मशवरा मांगते हैं कि हमें भी, हमारा भी वज़न कम करवा दो, बड़ा मुश्किल काम है। ऑल इंग्रेडिएंट्स विच मीन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स एंड डेयरी, ये आपको दिन में हर चीज़ एक दफ़ा ज़रूर खानी है। आप हमारे रूटीन करें, मतलब मैं रूटीन किसी और को क्या कहूँ, मेरी बेटी मेरे ख्याल में हफ्ते में एक दफ़ा डेयरी कंज्यूम करती है। मेरा ऐसा नहीं था, मेरी मदर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो दिन में 2 दफ़ा नाक बंद करके भी दूध चढ़ा देती थी ऊपर, चाहे जितना बड़ा मर्जी था मैं। मुझे मेरे अच्छी तरीके से याद है कि वो मैट्रिक तक ज़बरदस्ती दूध पिलाती थी, विच इज़ रिक्वायर्ड। एंड मे बी आई थिंक कि जो मैंने आपके सामने बताया है, वैसे तो हर चीज़ अल्लाह ताला की करनी होती है, मेरा सॉलिड बिलीफ है, बट मे बी मुझे लगता है कि वो छोटी अच्छी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट जो बचपन में मेरी मदर ने करवाई थी, दैट मेड मी सर्वाइव अ लॉट ऑफ दीज टाइप ऑफ डिबैकल्स, कैंसर, ब्ला ब्ला ब्ला, हड्डी टूटी, जल्दी रिकवर हो गए, बिकॉज आपके अंदर इंग्रेडिएंट्स ब्लड के अंदर घुसे हुए थे। अब आपके क्या होता है, मैं कई दफ़ा देखता हूँ, और मैं इस पर बड़े, क्योंकि मैं कोचिंग करता हूँ, अक्सर यंग बच्चे इस वक्त मेरे पास आते हैं जिनका बिगेस्ट मसला है स्ट्रेस। अब मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा जी आप रात को कब सोए थे? ओह, तो सुबह 4 बजे तक तो मैं सोती हूँ जी। मैं उनसे कहता हूँ कि जी अब मैं वीकेंड्स पे 8 to 10 कोचिंग करता हूँ। तो मैं कहता हूँ तो अभी तो आप मेरे से कोचिंग कर रही हैं, तो सिर्फ 4 घंटे आप सोई हैं या सोए हैं। मैं बस आज ये है ऐसा, मैंने कहा हफ्ते में 4 दफ़ा आपका, मतलब अनफॉर्चुनेटली आजकल जो दुनिया है, व्हाट्सएप और लिंक्डइन, ऐसे इत्तेफाक से मैं सुबह खोलूँ, आपका कोई मैसेज आया होता है, पता चल रहा होता है ऑनलाइन है आप सुबह 6 बजे। मुझे नहीं पता आप कब सोती हैं। एग्जाम्पल दूसरी, मैं उनसे पूछा, एक बच्ची से मैंने, कि जी आपने लास्ट टाइम गोश्त कब खाया है? स्मेल आती है ऐसे। मैंने कहा पता नहीं आप कहाँ से लाते हैं गोश्त, मैं ला दिया करूँ आप लोगों को। मतलब गोश्त, मैंने कहा कि कब से नहीं खाया आपने? ठीक है, मैं एक है लॉजिक, आई रिस्पेक्ट दैट वो बड़ा महंगा हो गया है, पर एटलीस्ट आपको, मैंने कहा आप वो वाली, मुझे नहीं लगता उस क्लास में से। यू नीड टू मेक हैबिट। चले, मैंने उससे पूछा वेजिटेबल्स कब खाएं, खीरा आखिरी कब खाया आपने? आई डोंट हैव एन आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं सबका नहीं कह रहा, बट बिकॉज एंड देन दैट्स द की कॉज ऑफ स्ट्रेस। फूड अच्छी है ही नहीं, वहाँ पे ज़रा सा मैंने कह दिया कि जी आपके तो पता नहीं क्या दफ्तर के अंदर 4 दिन से उसी का काम लगा हुआ है। हम लोगों को पता नहीं, और मैं वो नहीं कह रहा, मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं खुद अपने करियर में 50 किस्म की गालम गलोच बॉसेस की सह के ऊपर निकला हूँ। मुझे 2 मिनट लगते हैं किसी भी चीज़ से, अभी भी मुझे कई दफ़ा कह देते हैं। कोई महीना पहले मुझे मेरे एक कोलीग हैं, मुझसे एक लेवल ऊपर हैं, वो डायरेक्टर लेवल के हैं हमारे प्लांट के। उन्होंने मुझे कहा कि यार भाई ये मल्टीनेशनल नहीं है, ये स्टेट कंपनी है, ये शायद वहाँ होती होंगी, आप यहाँ लेके आ गए हैं, मैंने ये नहीं करना है आपका वाला टूल, और आई विल मेक श्योर कि हमारी बाकी 8 फैक्ट्रीज़ में भी ये इम्प्लीमेंट ना हो। अब मैं क्या करूँ, जाके उसका सोग मनाता रहूँ? उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो तो नो कह चुके हुए हैं। अगर मैं जाके इसको, जिस तरह मैं जनरली बहुत सारे अपनी भी टीम में ही लिखता हूँ कि जी हाय फिर अब क्या होगा, मैं अगर इस तरह सोचना शुरू हुआ तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो मेरे ज़िंदगी का उसूल है, नहीं हो सका तो ना हुआ, आई विल गिव इट अ बेस्ट शॉट, एंड नाउ फॉर दिस टाइप ऑफ अ पर्सन आई विल मेक श्योर कि उसको मुझसे ज़्यादा तकलीफ हो कि जी ये क्यों नहीं हो रहा। आई विल फाइंड सम वे कि मैं हर वक्त उसके कान में ये करता रहूँ कि जी वैसे फिर ये हुआ नहीं है। बड़े माशाल्लाह से आप टेक्निकल डायरेक्टर हैं, और छोटे छोटे इंजीनियर्स दूसरी कंपनी, मैंने उनको तो कह भी दिया, मैंने उन्हें कहा कि यार आप कपड़ा मुझे बता रहे थे जो बनाते हैं, वो आइकिया और पता नहीं टारगेट और कौन कौन सी कंपनियों में जाता है, वैसे इतनी सी साबुन की टिक्की होती है, वहाँ वर्कर को भी पता है ये, उस प्लांट के अंदर। प्रोडक्ट को कंपेयर करें, डोंट टेल मी दैट दैट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी। इतना सा चुन्ना सा प्रोडक्ट है जिसकी कोई वर्थ ही नहीं, 12 रुपए की वो टिक्की बिकती है साबुन की, चले आप 20 रुपए की हो गई होगी। तुम जो कपड़ा बनाते हो दैट्स 3000 रुपीज़ अ मीटर। पता नहीं कौन कौन सी डाइज, आपने 80 किस्म के सर्टिफिकेट लिए हुए हैं,
और आप कह रहे हैं कि इतना चुनना सा काम आपसे नहीं हो सकता। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, वो कह उन्होंने मुझे खुद कहा विच आई वॉन्टेड, मैं करना नहीं चाहता। नाउ दैट्स वॉट ब्रिंग्स मी टू देन हाउ डू आई, अब मेरे वाई क्लियर हो गया ना उनका कि ये काम क्यों नहीं हो रहा उस प्लांट पे। मैं करना ही नहीं चाहता, मैं लीड हूं ना उस प्लांट का, टेक्निकल डायरेक्टर, आई डोंट वांट टू डू इट। मैं अब मेरे पास अब बात एक है कि जी दफा हो जाओ, एक है अब मेरे पास टॉपिक आया है डिस्कशन का, वाई। अब वो आए हैं क्योंकि वो ये तो नहीं कह सकते कि वो इनकेपेबल हैं, वो खुद भी इनकेपेबल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। उन्होंने सारा अपने नंबर 2 दे, यार ये वर्कर यहाँ के बड़े जाहिल होते हैं। अभी मैंने रिसेंटली उनको प्रूफ किया है कि जी हमारे पास आपके, उन्होंने कोई 10 हमें सैलरी की, हमने नया सिस्टम लगाया, उन्होंने मिस कैलकुलेशंस की ना, ग्रीवांसेस लिख के भेजी थी। मैंने उन्हें कहा वेरी वेरी सॉरी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम ऑफिस वाले बंदे का ना जिसने ये एरर निकाले हैं। उसने कहा जी उन्होंने नहीं कटे, वो वर्कर्स ने आपे कटे ने। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है, ऐसा है ये, इसकी उन्होंने निकाली कैसे है? सारी चीज़ें आती हैं उन्हें। मैंने कहा तो ये चुनना सा एक लॉक क्यों नहीं भर सकते यार, मतलब अपने 32 किस्म की कैलकुलेशनें करनी आती हैं। आप तो मुझे परसों बता रहे थे कि वर्कर से ये मुश्किल काम है, बड़ा हो ही नहीं सकता ये उससे भी मुश्किल काम है जो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है। सिर्फ मचले बने हुए, करना नहीं चाहते, और दूसरा आप उनसे करवा नहीं पा रहे माशाल्लाह से, ये आपकी इनकेपेबिलिटी है। जस्ट पर्सपेक्टिव आपको आ रहा है ना समझ में, दैट्स व्हाट कैपेबिलिटीज। लेट्स मूव ऑन, वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। सिर्फ जो चेंज प्रपोज कर रहा है उसका क्लियर होना ज़रूरी नहीं है, जिनके थ्रू करना है उनको भी उसी तरह अर्जेंसी होनी चाहिए कि ये गोल मेरा क्या है। और ये डेटा, ये बंदे का आपने नाम, जितने लोग जनरली मैनेजमेंट में जो लोग हैं उन्होंने अक्सर स्टीवन कोवी का नाम सुना ही होता है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट पुराना टाइप का जिसने 7 हैबिट्स लिखी थी, और वो बड़ी सॉलिड बुक है। मुझे याद है मैंने 7 हैबिट्स की ट्रेनिंग 2004 में ली थी यूनिलीवर से, और मेरी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंज आया था उन हैबिट्स को अप्लाई करके। सिंपल हैबिट्स लाइक बिगिन विद द एंड इन माइंड, जैसे इसका मैंने बताया है कि एंड इन माइंड है, मुझे 6 महीने के अंदर 104 से 74 kg वज़न तक आना है, विद ऑल द हेल्थ वाइटल्स इम्प्रूविंग। ये अब आगे ये चीज़ें हैं उसकी, जो वो कह रहा है कि अगर मुझे क्लियर है कि इसको छोटे छोटे पीसेज में, तो वो जो गाइडिंग कोलेशन मैंने आपको बताई थी उनका काम यही होता है कि वो अब इसको ट्रांसलेट करेंगे कि कल्चर चेंज तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट इस कंपनी के अंदर कल्चर चेंज का मतलब है कि डिसीजंस एक लेवल से उतर के हेड लेवल फॉर एग्जांपल या हेड -1 लेवल तक होना शुरू हो जाए, जिसका मतलब है कि आप अपने अपने काम की ओनरशिप लेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, हम कैसे मेजर करेंगे कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा, वो इसने सारा समझाया है। जब तक वो नहीं होगा तो इसने आपको बताया है कि जी कंपनी में सब लोग काम कर रहे होते हैं, और फ़र्क यही है। अगर आप, मतलब मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि आपके पास, और जो मैं ये तो मजाक में आपको कह रहा था ना, मैंने अपने उस टेक्निकल डायरेक्टर को बताया जो बहुत क्विकली, यूनिलीवर की रहीमिया खान फैक्ट्री जो है उसके साथ कोई 21 और फैक्ट्रीज़ हैं, 8-9 टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज़ हैं, एक कोक का प्लांट है, एक थोड़ा सा दूर हलीब का प्लांट है। बंदे उन फैक्ट्रीज़ में जो काम करने आते हैं, मेजॉरिटी यानी जो मशीनें चलाते हैं या मेंटेनेंस के लोग होते हैं या क्वालिटी लैब के इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो सारे रहीम या खान से आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जी ख़ानदान के 10 बंदे, उनमें से 6 को रहीमिया खान यूनिलीवर में आज के दिन दिहाड़ी लगी है, 3 को कभी उधर लग गई है हलीब में, और ये बाकी जो बच गए हैं 2 लोग, वो लोग टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। एक घर से आते हैं, एक तरह का खाना खाते हैं, उनके घर में ज़ुबान वही बोली जाती है। आप 1 साल के बाद इन लोगों को एक जगह इकट्ठा करें, आपको ये बंदा जितना नॉलेज ट्रांसफ़र करेगा ना, आप हैरान रह जाएंगे। सारे, दूसरा जो फैक्ट है, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे बड़ी लर्निंग थी, जिस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे अंडर मैट्रिक हैं। ये नहीं है कि जी यूनिलीवर ने कोई डिप्लोमा होल्डर उठा के मशीन पे लगा दिया, वहाँ नहीं मिलता, वहाँ सारे इसी क्लास के मिलते हैं। जो फ़र्क है ना, उन्होंने अपने इस बंदे से क्या एक्सपेक्टेड है, हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें वेस्टेज क्यों कम करनी चाहिए, अच्छा ये केमिकल जब हवा में जाता है तो इसका पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है, रहीम या खान को क्या नुकसान हो रहा है। आप और मैं इस सस्टेनेबिलिटी की टॉक कहेंगे। यहाँ पे टेक्सटाइल में मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये कहते हैं छो जी इन्होंने नहीं समझ आनी,
अब भाई उसको आप अगर आसान ज़ुबान में बता रहे हैं कि यार ये जो तुम रोज़ अगर यहाँ पे डक्टें सही साफ़ नहीं करते और वो पानी नाली में छोड़ देते हो, तो बेटा जी पानी आप ही के बच्चे और रिश्तेदार इस गांव में पी रहे हैं जहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, तुम्हारी सेहत ख़राब हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पिट को दिन में 4 दफ़ा साफ़ किया करो। क्यों नहीं करेगा वो? उसकी अर्जेंसी क्रिएट होगी कि सही तो कह रहे हैं नालों में तो मेरे जा रहा है पानी, गंदगी, तो ये सेठ जिसकी फैक्ट्री है वो तो पता नहीं कहाँ रहता है। इवन जो टेक्निकल डायरेक्टर है वो पता नहीं कहाँ रहता है। मोहसिन साहब हफ्ते में 1 दफ़ा आते हैं इधर, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क मुझे पड़ता है। यहां पे ये अवेयर हो गए होते हैं, ये वो बन गए होते हैं। और ये भी एक छोटी सी बात कह के मैं आगे मूव करूंगा, बिकॉज दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। हमने स्टेप्स खत्म करने। रहीमिया खान प्लांट के अंदर जब बंदा बस में बैठता है ना, उन्हीं का सबको पिक एंड ड्रॉप मिलती थी वहां पे। मैंने ऑब्जर्व किया था, क्योंकि ये टेक्सटाइल वाले भी फायदा था, थोड़ी गांवों से ने लोग लाने, सब पिक एंड ड्रॉप देते थे। सबकी बेल्टों वाली बसें थी, एक ही वेंडर है वहां पे, छोटा शहर है ना, तो अक्सर 12-13 फैक्ट्रियों को एक ही ठेकेदार दे रहा होता है चीजें। हमारा वर्कर बैठा है, बैठते ही उसका रिफ्लेक्स एक्शन है, उसी का भाई अपनी बस में बैठा हुआ है, फिक्र ही नहीं है कि जी मैंने बेल्ट पहननी भी है कि नहीं। ये बंदा अगर जा रहा है अपने बाइक पे, दोनों बाइक पे जा रहे हैं, हमने हेलमेट दिया हुआ है। पहले शुरू में हमें प्रॉब्लम होती थी, हेलमेट हम देते थे फिर भी नहीं पहनते थे, लोगों को हैबिट ही नहीं थी, कहते जी हेलमेट कौन पहने। मैंने इस पे मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, बट जिक्र करूंगा क्विकली। आई डिड अ रिसर्च ऑन दैट ऑल्सो, कि मेरी फैक्ट्री के अंदर जब मैंने ये ज्वाइन की थी, मेरे सेफ्टी इंसिडेंट्स बहुत थे। आई डिड अ रिसर्च कि मैंने इन्हें पीपीईज मैंने खरीद के, एक होता है ना बंदा कि जी आई कांट अफोर्ड इट, मैंने पीपीई कंपनी ने दिए हैं, फिर भी ये क्यों नहीं पहनते। तो वी आस्क्ड जस्ट 3 सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी वर्कर। उर्दू में उनको पढ़नी नहीं आती थी। हमारे एक सेफ्टी का इंस्पेक्टर, उसने 3000 बंदों के फॉर्म फिल किए। आपको पता है, हैरानगी होगी, मुझे बहुत हैरानगी हुई थी। चले एक हम वाइल्ड गेस्ट लेते हैं। डू यू नो दैट व्हाट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दे सेड दैट व्हाई डोंट दे वियर एनी टाइप ऑफ अ सेफ्टी गैजेट? आपको क्या लगता है? ये लेटर था आपका, सही है, ये लिस्ट में था, बट दिस वाज नॉट अमंग्स द टॉप 2 रीजंस। जी ये भी नीचे था डाउन द लिस्ट, वो भी डाउन द लिस्ट था ऐसा। लेकिन जो आपको हंसी आ जाएगी, ये मतलब उसके थोड़ा करीब है। जो पहला रीजन था ना, जिसको मैं कहता हूं माचो पर्सनैलिटी, सानू कुछ नहीं होना जी। वेल लिटरली उन्होंने कहा जी हमें कुछ नहीं होने जा रहा, हम तो 30 साल से इधर काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये प्लांट में हमें कुछ नहीं होता। विच इज दैट मैं बहुत ब्रेव हूं, एक ये। दूसरा जिसके ऊपर जो मुझे फिर बड़ा उसके ऊपर कम्युनिकेशन करने में बड़ा मजा आता था, मैंने उनसे वही हजरत अली वाली फिर एग्जांपल दी। दूसरा उन्होंने कहा जी अगर किस्मत में एक्सीडेंट लिखा हुआ है तो हो जाएगा, तो गैजेट पहनने की क्या जरूरत है। हमारा बिलीफ लक, इफ वी बिलीव ऑन लक दैट्स व्हाई वी डोंट वियर। इफ लक हमारी अच्छी होगी तो कुछ भी नहीं होने जा रहा, तो गैजेट थोड़ी बताएगा हमें, लक बचाएगी। अनलेस वी टोल्ड देम कि जी ये जिनकी आप बातें कर रहे हैं उन्हीं के साथियों ने कहा था कि भाई घोड़ा बांध के जाया करो। वो ये नहीं कह रहा, जो वो एग्जाम्पल है ना कि जी एक टांग उठाओ, कैन यू, आप खड़े रहो, दूसरी टांग उठा के भी, तो उन्होंने कहा कैसे खड़े रह सकते हैं, मेरे इख्तियार में नहीं है। सो नाउ दिस टाइप, तो मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि ये उसको उनके दिमाग में हैमर की चेंज आई, उनका ये बन गया कि वो बैठते थे, ये करते थे, हमारे पहचाना जाता था। मतलब वो छोटे, जब मैं बहुत पहली बात कर रहा हूँ तो और बड़ा हो गया रहीमिया खान, जब मैं वहाँ पोस्टेड था, हम लोग जब गली से गुजरते थे, जो थोड़े बहुत 1-2 अंदरून बाजार थे, जैसे वहाँ एम्ब्रॉयडरी वगैरह लेने जाते थे, तो वह सबको पता चल जाता था। पूछते थे, जब गाड़ी से उतरते थे ना, तो अक्सर वो दुकानदार नोट करते थे कि उन्होंने पहले बेल्ट खोली है, वो पूछते थे कि जब उनको पता चल जाता था यूनिलीवर रहीमिया खान के एम्प्लॉइज हैं, कि उन्होंने सेफ्टी, वो तो एक होता है ना आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन बन सकती है। बट लेट्स गो बैक टू आवर थिंग। तीसरी ये चीज़ थी कि इन दोनों को, जिस तरह मैंने कहा था, एक है कि मैं लंबी साइंस कर दूं, हमें अपने कल्चर बेहतर करने की ज़रूरत है, और उसमें ये और वो ये आपको पता नहीं चलेगा। अब आपने देखा होगा कई कंपनीज के विजन होते हैं, जैसे चेंज का विजन है, मिसाल के तौर पे आजकल, जिसको आप ज़रूरी नहीं कि वो वाला विजन मिशन स्टेटमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, उसके साथ मिक्स मत कीजिएगा। ये वो विजन है कि इस चेंज को करने के बाद होगा क्या। जैसे इसमें क्या था, अगर ये वाली चेंज की मैं बात करूं, तो इसका विजन मैंने अपने लिए खाका ये किया था, दैट आई विल बी एब्सोल्युटली स्मार्ट लुकिंग, वेरी गुड इन ऑल माई हेल्थ वाइटल्स,
and will enjoy a healthy life. Now that's a very powerful thing. जब मैं बार बार दिन में 4 दफ़ाएं सोचता हूँ, अच्छा लगता है. इसमें क्या है, that the culture will be of support, empowerment, growth. इसलिए मैं ये चेंज करने जा रहा हूँ. ये उसकी बात है कि आप कोई ऐसी चीज़, जैसे टेलेनॉर का आता है ना, मोर से ज़्यादा, या PIA का है ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद. अब वो ये है कि अगर आप इसको बदलेंगे तो एक्सपीरियंस कैसा होगा, नज़र क्या आएगा लोगों को, एम्प्लॉयज़ को. वो खाका तैयार करना भी ज़रूरी होता है कि जी मैं ये क्यों कर रहा हूँ. जो वाई का आंसर है ना, अब उसके कई टूल हो सकते हैं. हो सकता है वो सिर्फ एक अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी जो भी आपको मैच करती है वो स्टेटमेंट हो सकता है एक पिक्चर हो, कुछ भी हो सकता है. बट ये एक उसका अगला स्टेप है. ये भी आता है आपको समझ में कि ये बहुत ज़रूरी है. अब लेट्स मूव ऑन. ये आप इसका टूल देख लीजिएगा. ये आपको प्रैक्टिकल टूल बताएगा कि जी आप करते क्या हैं. ये मुझे नहीं पता हमारे पास, क्योंकि मैं जिस तरह इसलिए कह रहा था कि ये ज़रा कोर्स लंबा होता है, हमने 2 लेक्चर्स में ख़त्म करना है. बट विजनिंग इज़ नॉट एन ईजी थिंग. विजन करने का आपकी पूरी एक्सरसाइज है. लाइक इसको अगर आप आसान ज़ुबान में कहें तो विजन आप तब कर सकते हैं किसी चीज़ को कि मैं आंख बंद करूं और उसे देख सकूं. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को इस चीज़ की प्रैक्टिस है कि आप अगर कुछ, लेट्स से कि मैं जिस तरह मैं करता हूं कि आई एम एब्सोल्युटली अल्हम्दुलिल्लाह वेरी स्ट्रॉन्ग इन विजुअलाइजेशन. लेट्स से इफ आई वांट टू मीट माय फादर, वो यहाँ नहीं रहते, वो कराची में रहते हैं. I just close my eyes. I think it just takes me 3 minutes of focus. I can see him. मैं उनसे वैसे ही मिल लेता हूँ आंखें बंद करके. That's what visioning is. और ये वो वाली चीज़ है कि जी मुझे अच्छा, मेरे अब यहाँ पे पैराबोला है अभी मेरा, लेकिन मैं आंख बंद करके देख पा रहा हूँ कि ये पैराबोला ख़त्म हो गया है. मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, झुक के जो मैंने आपको बताया था बॉल बगैर किसी उसके उठा पा रहा हूँ. Now that's what visioning is. And that you have to create before working on the change, because वो आपके अंदर ना जज्बा पैदा करेगी. एग्जाम्पल इसकी आप ले लें. हम क्यों कहते हैं कि जी आप अगर अभी आज तक देखें, हम अगर चले जाएं कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल, दे एक्चुअली विजुअलाइज्ड हाउ विल द geography look like when we will not be under influence of British and Indians. ऐसा ही है ना. उसने वो उभार पैदा किया था कौम पे कि यार इतने से थे, आज़ादी ले ली थी उन्होंने, वरना इट वाज ऑल द फोर्सेस. मुझे नहीं पता, एक और हमारा, मैं कभी कभी वो ज़रा कड़वी बातें कर देता हूँ बिकॉज मुझे कई दफ़ा तकलीफ़ होती है. अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे यूथ को स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उस तरीके से मोहब्बत, उस इंडिपेंडेंस की नहीं दी जा रही बिल्कुल भी. उनको बिल्कुल नहीं बताया जाता. हालांकि मैंने आपसे कल जिक्र किया था, मैं 3 कंट्रीज़ में यूनिलीवर की तरफ से पोस्टेड रहा हूँ. मुझे नहीं पता कितनों ने नोट किया है. मैंने 2 के नाम लिए थे, तीसरा इसलिए लिया था कि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता. दैट वाज इंडिया. आई लिव्ड इन इंडिया ऑल्सो फॉर सम टाइम. अनफॉर्चुनेटली जब मैं वहाँ गया था ना, तो मैंने आके, अब मेरे वालिद 1935 में पैदा हुए थे. इन्होंने ये अच्छे खासे 12-13 साल के थे जब इन्होंने ये सारी मूवमेंट अपनी ज़िंदगी में देखी है. मैंने कहा था कि थैंक्स टू यू, अल्हम्दुलिल्लाह आई वी वर सेपरेटेड. उनमें उनकी मैंने अच्छाइयाँ भी शायद आपको की थी. बड़ी सिंपल कौम है, बड़ी अच्छी है, बट जिस तरीके से उन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है ना मुसलमानों का वहाँ पे, आपको मीडिया में पता ही नहीं चलता उन सब चीज़ों का. तो मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में सोचा था कि अल्लाह का शुक्र है यार, मतलब. और ये तो एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत मुल्कों में घूमता हूँ. मुझे एक दफ़ा हमें एहसास नहीं होता, बिकॉज हम इधर रहते हैं, कि कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए. मुझे याद पड़ता है कि हम एक कंट्री में गए हुए थे, हालांकि लोग बहुत अच्छे थे, बट वहाँ हम लोग रमज़ान में वहाँ थे, मैं और मेरी वाइफ. हमें आदत यहाँ की पड़ी हुई थी, रोज़े का टाइम हुआ, हमने रोज़े रखे हुए थे, रोज़ा खोला, गाड़ी साइड पे पार्क करवाई कज़न से, और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी. इतने लोगों ने वहाँ पे इस तरीके से घूरा है हमें कि हमें डर लगने लगा था कि पता नहीं, ये हम समझ रहे हैं कि बड़ा ओपन कंट्री है, कोई थोड़ी देर के बाद आके मारना ही ना शुरू कर दे, जिस तरह घूर रहे हैं. यहाँ कभी ऐसा एहसास हुआ है? मैं कई दफ़ा जाता हूँ, आप जहाँ पे चाहें रोक के, मतलब बड़ी बुराइयाँ होंगी हमारे मुल्क में, बहुत खराबियाँ होंगी, लेकिन ये जो फीलिंग है ना, मैं जो चाहूँ अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से यहाँ कर सकता हूँ. मैं वो कहना चाह रहा हूँ. तो वो उसको अगर आप देखें तो उन्होंने पूरा खाका दिया था, जो कहते हैं ना, इससे ड्रीम था अल्लामा इकबाल का. दैट्स व्हाट अ विजन इज.
that he closed his eyes and saw कि छोटे बच्चे अपनी मर्जी से मस्जिद में जा रहे हैं, अपनी मर्जी से नमाज पढ़ रहे हैं, अपने रिचुअल्स को अदा कर रहे हैं. दैट्स कॉल्ड विजन. या अब आगे आपको समझ में. अब लेट्स मूव ऑन. ये बहुत मज़े का स्टेप है ये, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे, बट लेट्स स्टार्ट. अब ये है जो भी मैंने बातें की हैं, अब ये है कि उन्हें कम्युनिकेट कैसे करना है. जैसे मिसाल के तौर पे, अब मेरी अगर आप देखेंगे कि तो मैं काफ़ी, हालांकि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, लेकिन मैं बात करते बिकॉज आई हैव लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ कल्चर जहाँ पे लैंग्वेज वॉज इंग्लिश. मुझे जब कभी उर्दू में अनलेस इट इज़, और मेरा अगर ये क्या है, आप हम सब के कोई ना कोई अंदर थोड़े से बाइसेस होते हैं. हो सकता है आप एक बहुत अच्छी बात करना शुरू करें, बट बिकॉज आई एम एन इंग्लिश मीडियम, you start talking Punjabi, I immediately make a vision of you. एक स्टीरियोटाइप कर देता हूँ, हाँ बड़ी देसी सी खातून है, पता नहीं सही कह भी रही हैं कि नहीं. ये है, मैं जो मर्जी कह रहा हूँ, मतलब मुझे ये, और ये शायद आपने भी सुना होगा, जोक सपाट है ये कि आप अरबी में आप अरब जाएं, उनकी तो ज़ुबानी अरबी है ना. मैं अभी की बात नहीं, आज से जब मैं 2005 में एक दफ़ा उम्रे पे गया था, एक छोटा सा ग्रुप था हमारा. अब वो पता नहीं क्या कह रहा था, वो एक माशाल्लाह इतने मासूम साहब थे, वो उस पर भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का, उन्हें लग रहा था आयतें पढ़ रहा है ये. मैंने उसको कहा भाई आपको समझ आ रही है क्या कह रहे हैं. मैंने कहा भाईजान ये अरबी ड्राइवर है, वो पता नहीं अपनी बेगम से लड़ रहा है, भाई से लड़ रहा है, तुम उस पर भी सुभान अल्लाह. हर चीज़ जो अरबी में आयत नहीं होती यार, हदीस नहीं होती, उनकी लैंग्वेज है ये. मतलब दिस इज वॉज अ जोक बिकॉज बट ही कुडंट अंडरस्टैंड नाउ, बट ही स्टिल हैड अ इमोशनल वैल्यू फॉर दैट लैंग्वेज. मैं उसे एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ उस जुबान में जो भी कह के है ना. कॉन्ट्ररी मुझे आप कहेंगे, मैं कहूँगा इसका मतलब क्या है, मैं नहीं मानता. कम्युनिकेशन का स्टेप ये कहता है कि जी अब आपने टीम बना ली, उस टीम ने सबसे पहला काम किया, बड़ा पावरफुल विजन, नजरिया पाकिस्तान कायम कर दिया, या जस्ट फॉर द फन ऑफ इट नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान कायम कर दिया. ठीक है जी. नाउ द स्टेप इज हाउ विल यू एक्चुअली कंपेल पीपल, टेल देम व्हाट टू डू. अब आपने इतनी ज्यादा एनर्जी चार्ज कर दी, अगला तो उनका स्टेप है कि इस एनर्जी को इस्तेमाल कहाँ करना है, मैंने मेरे जिम्मे क्या काम है. दैट्स व्हाट इज कम्युनिकेशन. अब ये बेसिकली कम्युनिकेशन का पहला उसूल ये होता है कि ये डायलॉग होगी तो कामयाब होगी, वरना तो आप लोग, हम चाहे कहते लाइटर नोट में हैं, मैं अपने आप से बातें शुरू कर दूँ, आप कहेंगे जल्ला हो गया है शायद. हालांकि आई थिंक मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है दैट इंसान को अपने आप से कई दफ़ा बातें करनी चाहिए, बिकॉज वो उसको रिफाइन करती है. जो तज्जिया कहते हैं ना, वो अपने आप से बातें करना ही होता है. सेल्फ अवेयरनेस जिसको आप कहते हैं, सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं. बट ये वो है, इसका उसूल क्या है. पहला उसूल कम्युनिकेशन का है कि मैं दिमाग से बाइसेस को हटा दूं, और जो भी आप कहने चाह रहे हैं, और ये अब क्योंकि अब आप ये गाइडिंग टीम आवाम के लिए करने जा रही है, क्योंकि चेंज है, तो वो ये नहीं सोचेगी कि यार इन्हें क्या समझ में आनी है, ये तो वर्कर हैं, ये तो जाहिल हैं, मैं अल्लामा हूँ. पहला स्टेप. सेकंड, आप इस नीयत से जा रहे हैं कि वो जो फिर पॉइंट बोलेंगे मुझे भी सुनना पड़ेगा. हो सकता है कह दें कि जी आप पता नहीं, आपने पहले भी 4 दफ़ा झूठ बोले हैं, मेरी फीडबैक सुनो. तीसरा, आप उनको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है. जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट वेट रिडक्शन, नॉट ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर स्किन. हालांकि वो भी स्मार्टनेस हेल्थी उसमें आता है, नहीं, इसमें वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट एम्पावरमेंट, नॉट अबाउट वैल्यूज़, नॉट अबाउट हम हायरिंग कैसे करेंगे, कल्चर के अंदर इंसाफ कैसा होगा, लोगों को स्पीकअप करना होगा. वो अगर टॉपिक नहीं है तो वो बता देंगे कि जी ये मैं आपसे बात करने आया हूं, इन चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात नहीं करूंगा, बड़ा क्लियरली. चौथा, उनको मौका दें कि जी आपके क्या इसके बारे में ख्यालात हैं, क्या खौफ है आपको. ठीक है. और फिर पांचवा, एंड कोशिश करें, कभी भी डायलॉग करें ना तो ये ह्यूमन साइकी है. जैसे कहते हैं ना कि आप आई से ज़्यादा यू का वर्ड इस्तेमाल करें. अगर मैं बोल रहा हूँ, डायलॉग आपके साथ मैं कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँ आखिरी बात आप बोलें. इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, आपको लगता है कि आई हैड ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन दिस टॉक.
चाहे आपने आखिरी ही सिर्फ बात की हो और पौना घंटा मैं बोलता रहा हूँ, बट स्टिल इट हैज़ अ साइकोलॉजिकल वैल्यू। एंड द लास्ट इज, जैसे हम अक्सर कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, ये हमने बातें की हैं, ये एक स्टेप अग्री किया, विच इज़ फॉलो अप, समराइज।